नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के नए नियम अब 1 जुलाई की बजाय 1 अक्टूबर से लागू होंगे। यही नहीं, क्रेडिट कार्ड को इसके दायरे से बाहर कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी बला है टीसीएस। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या है, इसके बारे में जो फैसले लिए गए हैं उससे एक आम उपभोक्ता पर क्या असर होगा, और ये क्यों कहा जा रहा है कि अब फॉरेन टूर में टीसीएस की टेंशन दूर हो गई है। साथ ही ये पूरा आइडिया सरकार क्यों लेकर आई और इसमें फिर बदलाव क्यों करने पड़े, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट। सरकार ने टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को लागू करने की डेडलाइन को 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। अब टीसीएस का नया नियम 1 जुलाई की जगह 1 अक्टूबर को लागू किया जाएगा, यानी 30 सितंबर तक अब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का पुराना नियम ही लागू रहेगा। लेकिन सबसे पहले समझने की जरूरत है कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है क्या, टीसीएस के नए नियमों में क्या खास होगा और इसका एक आदमी के बटुए पर किस तरह का असर पड़ेगा। आसान भाषा में कहें तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को टीसीएस कहते हैं। इसका मतलब सोर्स से लिया गया टैक्स। इसमें सामान बेचने वाला खरीदार से टैक्स वसूलता है और इस टैक्स को सरकार के पास जमा करने की जिम्मेदारी सेलर की होती है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 206C के तहत इसे कंट्रोल किया जाता है। कुछ खास तरह के उत्पादों पर ही टीसीएस का प्रावधान है। इसमें टिम्बरवुड, स्क्रैप, मिनरल, तेंदू के पत्ते जैसे उत्पाद शामिल हैं। इस तरह का टैक्स तभी काटा जाता है जब पेमेंट का दायरा एक सीमा से ज्यादा होता है। अब समझते हैं कि अभी क्या नियम है और 1 अक्टूबर से इसमें क्या बदलाव होगा। आपको बताएं कि बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फॉरेन रेमिटेंस पर टीसीएस की दर बढ़ाने का ऐलान किया था। मौजूदा समय में एलआरएस के तहत फॉरेन रेमिटेंस पर केवल 5% का टीसीएस कटता है। सरकार ने फिलहाल 5% की इस सीमा को बढ़ाकर 20% करने का फैसला किया है। हालांकि टैक्स के बढ़े हुए रेट 1 जुलाई 2023 से लागू होने थे, लेकिन अब इसे 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 1 अक्टूबर से इसे लागू माना जाएगा। हालांकि सरकार ने नए नियमों को लेकर कुछ नरमी भी बरती है। दरअसल विदेश में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से होने वाले खर्च एलआरएस यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम पर टीसीएस नहीं लगता। लेकिन सरकार ने 1 जुलाई से विदेश यात्राओं के दौरान क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले पेमेंट को एलआरएस के दायरे में लाने संबंधी एक नोटिफिकेशन जारी किया था। हालांकि इसमें इलाज और पढ़ाई शामिल नहीं था। फिलहाल सरकार अब इस फैसले से पीछे हट गई है और साफ किया है कि टीसीएस को लेकर जो नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे उनमें विदेश में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से होने वाले खर्च पर एलआरएस के तहत टीसीएस नहीं कटेगा, चाहे पढ़ाई करें या फिर खरीदारी। यानी विदेश यात्रा के दौरान क्रेडिट कार्ड से अब खुलकर खरीदारी की जा सकती है। ये राहत विदेश यात्राओं पर जाने और वहां खरीदारी करने वाले लोगों के लिए बेहद खास मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। हमारे साथ हैं टीपी ओसवाल सर, जाने माने इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट हैं। ओसवाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं वेद जैन सर, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। वेद जैन सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओसवाल सर, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाह रहा हूं। कहा यह जा रहा है कि सरकार ने राहत दे दी। अब ये बताइए सर कि ये राहत दी है सरकार ने या मजबूरी हो गई सरकार की? क्योंकि ना बैंक्स कह रहे थे कि हम तैयार हैं, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। ट्रैवल कंपनीज और इंडस्ट्री बॉडीज कह रहे थे कि साहब कोई मैकेनिज्म ही नहीं है हमारे पास इसको लागू करने का। तो ये सरकार ने राहत दी है सर या मजबूरी थी इसको पीछे करना? देखिए, हमारे हिसाब से ये क्लियर केस ऑफ मजबूरी है, क्योंकि सिस्टम्स पूरे डेवलप नहीं हुए थे और टीसीएस की प्रोविजन यदि प्रावधान अपन जो 1 जुलाई से लागू करना चाहते हैं, न तो बैंक तैयार है, न सिस्टम तैयार है, न कि ये ट्रैवल एजेंट्स भी तैयार है। और दूसरी बात, एक आदमी मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखता है तो हर क्रेडिट कार्ड के ऊपर वो 7 लाख रुपए का एक्सपेंसेस करेगा तो टीसीएस आएगा नहीं। अभी मेरे पास 5 क्रेडिट कार्ड है समझो, और सभी क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है
और मैं पांचों क्रेडिट कार्ड पे 7 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर करता हूँ, तो 35 लाख रुपए का एग्जम्पशन हो गया। ये तो इंटेंशन हो नहीं सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या मैकेनिज्म निकाला, इसमें कोई सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़े तो उससे पता चलेगा कि भाई इतना डिक्लेरेशन में इतना खर्चा किया है। ऐसी भी कोई मैकेनिज्म है नहीं। और गवर्नमेंट के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या मैकेनिज्म थे? आज तक क्रेडिट कार्ड को तो ये कोई मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर रिस्पेक्टिव बैंक अपना अपना क्रेडिट कार्ड दे रही है। और इस मैकेनिज्म के कारण कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। तो इनको पहले सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, अभी मैं एक कार्ड है मेरे पास, और मेरी वाइफ फॉरेन कंट्री में काम कर रही है, और उसको मैंने एड ऑन कार्ड, जब वो यहाँ थी उसको एड ऑन कार्ड दे दिया है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन लॉ परमिट करता है कि मैं एड ऑन कार्ड देने वाला अपना क्रेडिट कार्ड फॉरेन में वापर रहा है, तो यदि वो मेन कार्ड होल्डर रेसिडेंट है तो डेबिट तो मेरे अकाउंट में जाएगा। तो वो यदि एक्सपेंडिचर मेरे वाइफ ने फॉरेन कंट्री में इनकर किया है तो उस पर मेरे को टीसीएस लगेगा, ये कोई क्लैरिफिकेशन हुआ नहीं है। कंपनीज के एम्प्लॉइज यदि अपने क्रेडिट कार्ड पे पहले खर्चा करते हैं और फॉरेन कंट्री में ऑन द बिजनेस टूर, तो उसको भी टीसीएस लगेगा, क्योंकि और उसको यदि टीसीएस लगता है क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड का यूज किया है, तो वो एम्प्लॉयर से रीइंबर्समेंट मांगेगा। तो एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्समेंट टैक्स टीसीएस का देगा नहीं, सिंपल एक्सपेंडिचर का देगा। तो वो एडिशनल बर्डन हो जाएगा एम्प्लॉय के ऊपर, और वो उसका टीसीएस का डिडक्शन टीडीएस करते समय भी एम्प्लॉयर नहीं दे सकता है। उसको तो पूरा टीडीएस का काटा जाएगा सैलरी के एम्प्लॉय के इनकम में से। तो उसको उसका क्रेडिट आपके रिटर्न फाइल करते समय लेना पड़ेगा 1 साल के बाद। तो कैश क्रंच का, लिक्विडिटी क्रंच का प्रॉब्लम आता है। वो एम्प्लॉय अपने जेब में से क्यों भरे? और यदि एम्प्लॉयर देता नहीं तो एम्प्लॉय को वो डिडक्शन, एम्प्लॉय को एक्सपेंडिचर क्यों करेगा पहले? तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। आज तक बड़ी बड़ी कंपनियां अपने, जैसे टीसीएस जैसी कंपनी है, 6 लाख एम्प्लॉय है, उसमें से 2 लाख एम्प्लॉय विदेश जाते रहते आते रहते हैं। वो कोई लॉन्ग टर्म वीजा पे नहीं है, शॉर्ट टर्म पे जाते और आते हैं। और उनको प्रैक्टिकली ये डिफिकल्टी ये आती है कि आप एक्सपेंडिचर पहले कर लीजिए, बाद में स्टेटमेंट दीजिए, हम आपको रिइंबर्समेंट करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे सिचुएशन में यदि वो एक्सपेंडिचर अपने पॉकेट में से करता है, अपने क्रेडिट कार्ड से करता है, टीसीएस उसको भुगतना पड़ेगा, एम्प्लॉयर उसको रिइंबर्समेंट देगा नहीं। ये जेन्युइन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। गवर्नमेंट को इस पे सोच समझ के कानून बनाना चाहिए। बिल्कुल सर, ये इतने सारे कंफ्यूजन इसमें थे कि सरकार भी, मैं देख रहा था, सरकार ने पहले 17 मई को इसको जारी किया, 16 मई को, जिसमें रूल 7 आपने स्क्रैप कर दिया, फिर हो हल्ला शुरू हो गया, इसका विरोध शुरू हो गया, फिर आप 19 मई को लेकर आते हैं कि साहब 7 लाख की लिमिट आपने लगा दी, उसके बाद भी आप ढंग से क्लियर नहीं कर पाए। इसके बाद जैसा हम कह रहे हैं कि टूर ऑपरेटर नाराज, इंडस्ट्री बॉडीज नाराज, बैंक्स कह रहे हैं कि हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। वेद जैन सर, ये मजबूरी ही हो गई थी सरकार की? देखिए, जो टीपी वत्सल साहब ने कहा कि ये सरकार की मजबूरी है और एक रियलाइजेशन है कि जो ये टीसीएस लगाया है एलआरएस पे, ये कितना जस्टिफाइड है, ये सरकार को दोबारा से सोचना पड़ेगा। जैसे आपने शुरू में कहा, जब आप बता रहे थे कि टीसीएस का मीनिंग क्या है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी कि जो आपकी आमदनी है उसके ऊपर जो टैक्स लगना चाहिए उसको सोर्स पे कलेक्ट किया है। तो मेरा एक पहला सवाल उठता है, क्या जब एलआरएस में करता हूँ, क्या वो मेरी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, या जो इनकम है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए टैक्स नहीं लगना चाहिए? तो ये पहला प्रश्न यही उठता है कि क्या एलआरएस पे टीसीएस क्यों होना चाहिए? क्योंकि एलआरएस कोई इनकम का सोर्स नहीं है। एलआरएस इनकम करने के बाद जो मैं उसको खर्चा करता हूँ वो है, और उस खर्चे की कोई डिडक्शन का इशू नहीं है, और इसलिए एलआरएस पे टीसीएस होने का कोई कारण ही नहीं था। अगर आपको ये लगता है कि लोग बहुत सारे फॉरेन ट्रैवल करते हैं या एलआरएस पे पैसे बाहर भेजते हैं और उसका कोई ट्रैक नहीं है, तो आपको एक ऑडिट ट्रेल रखनी है, तो आपके पास आधार है, पैन है, और उसके अलावा फिर आप एक 0.1% या 1% लगा के आप उसका ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो या टैक्स कलेक्शन एट सोर्स हो या एडवांस टैक्स हो, ये सारे मोड टैक्स वो हैं जो मेरी इनकम पे, सालाना इनकम पे मुझे टैक्स लगभग लगता है। अब इनकम टैक्स में जितने भी प्रोविजन देखेंगे वो सारे टीसीएस और टीडीएस के रेट जो हैं
वो इस बात पे निर्भर करते हैं कि आपकी उस खर्चे उस इनकम पे कितना लगभग टैक्स बनेगा। ये टीसीएस 20% लगाना एलआरएस पे मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आया कि किस वजह से था। इसीलिए सरकार ने अब ये महसूस किया कि साहब ये इतना टीसीएस नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बजट में एक प्रोविज़न कर दिया है, सरकार की एक पार्लियामेंट्री स्टैट्यूटरी अप्रूवल हो गई है, तो सरकार की मजबूरी है। तो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी को देखते हुए उन्होंने अभी आज 3 चेंजेस किए हैं। एक तो चीज़ जैसे क्या कि 7 लाख रुपए तक के एलआरएस पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा, तो 7 लाख रुपए का टीसीएस करते हैं तो नहीं छोड़ दिया। एक दूसरा, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पे कोई टीसीएस नहीं लगेगा, अगर वो बाहर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड आप बाहर यूज़ करते हैं उस पर टीसीएस नहीं लगेगा। और तीसरा, जो 7 लाख से ऊपर का खर्चा करते हैं एलआरएस पे, उसको 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन रेट अभी भी 20% रखा हुआ है। तो ये एक मजबूरी थी सरकार की, जो 2 मजबूरी तो उन्होंने परमानेंटली सोल्यूशन कर दिया। जैसे इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का कहा कि इस पर टीसीएस नहीं लगेगा, सरकार ने वो नोटिफिकेशन जो 16 मई का था वो विड्रॉ कर लिया। एक उन्होंने 7 लाख की थ्रेशोल्ड लेके छोटे लोगों को वर्किंग करने बाहर कर दिया। जैन सर, ये क्या कंप्लीटली नहीं लगेगा या ये 5% वाला है अभी? नहीं, 7 लाख से नीचे वाले पे नहीं लगेगा। 7 लाख तक की तो थ्रेशोल्ड दे दी ना इन्होंने अभी। ओके। 7 लाख से ऊपर 20% लगेगा एलआरएस के ऊपर। और 5 पर जो 7 लाख की छूट, जो जनरल छूट थी वो 7 लाख की, लेकिन टूर पैकेज पे कोई जनरल छूट नहीं है। एक डिफरेंस है एलआरएस पे और टूर पैकेज पे। ओके। अगर टूर पैकेज पे कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, टूर पैकेज का कोई भी खर्चा होगा उसके ऊपर 5% लग जाएगा। लेकिन जो एलआरएस की जो पेमेंट होगी उसके 7 लाख से तक का अगर कोई करते हैं तो फिर कुछ नहीं लगेगा, 7 लाख से ऊपर 20% का लगेगा। अच्छा। ये जो मेरा सवाल है, क्योंकि 20% वाला है, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है कि भाई एलआरएस के ऊपर 20% क्यों लगना चाहिए। क्योंकि आप क्या, एलआरएस जो मैं करता हूँ, आप जैसे आपकी कोई सैलरी मिलती है, आपको कोई इनकम मिलती है कहीं से, आप उस इनकम को बैंक में जमा करा के टैक्स दे देते हैं और उस इनकम को आप यूज करते हैं बाहर भेजने के लिए, बच्चों के लिए या कोई ट्रेवल करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उस पर टीसीएस किस बात का होना चाहिए? एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है सरकार के लिए जवाब देने का। ओसवाल सर, ये कितना वैलिड लॉजिक है कि भाई इनकम पे तो आप टैक्स काटो, चलो कोई बात नहीं, खर्चे पे टैक्स क्यों काट रहे हैं? तो ये एलआरएस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, अब इस पे एक नई ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए क्या सर? देखिए, वैद्य जैन साहब ने जो बोला बिल्कुल सही है। ये एलआरएस तो मैं मेरे टैक्स पेड मनी से पे कर रहा हूं ना, मेरे ही अकाउंट में जा रहा है, तो इस पे टैक्स कटना भी क्यों चाहिए? लेकिन चलो, गवर्नमेंट को एक इसको ट्रैकिंग करना है, कितने लोग पैसा बाहर भेज रहे हैं और वो कितना पैसा अकाउंटेड मनी है या किसी ने नहीं भेजा हो, तो जनरली अनअकाउंटेड मनी एलआरएस के थ्रू नहीं जा सकता है। वो जाएगा, जो करने वाला स्मार्ट आदमी है वो कर देगा, तो किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन जब एलआरएस का पैसा भेज रहा है, अकाउंटेड मनी है, उस पे यदि गवर्नमेंट को ट्रैक करना है तो आधा टक्का कर दीजिए, 0.5% कर दीजिए, 0.1% आप टीसीएस कर लीजिए, वो अपने रिटर्न में भरता रहेगा। आप यदि मेरे पेमेंट पे टीसीएस लगा रहे हो तो मैं एडवांस टैक्स उतना कम भरूंगा, तो क्या फायदा गवर्नमेंट को इस तरह से लोगों को डिफिकल्टीज में लाने के लिए? आप वैसे 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स भर रहे हो, तो ये उसमें मैं क्रेडिट ले लूंगा, तो फिर नेट तो मैं उतना गवर्नमेंट को कभी दूंगा। इतनी ज्यादा अकाउंटिंग एंट्रीज करना, इतनी पूरे दुनिया को अकाउंटिंग एंट्रीज करवा रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट सिस्टम बदली करवा रहे हो, तो उसका कोई एडवांटेज हमारे हिसाब से नहीं है। बिल्कुल। जैन सर, आपको लगता है सर कि कंसल्टेशन इसमें प्रॉपर्ली हुआ नहीं? सलाह तो स्वाभाविक रूप से वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने दी होगी मंत्री जी को, उसके बाद उनका ऐलान कर दिया, लेकिन प्रॉपर कंसल्टेशन हुआ नहीं। इतने सारे गूफअप्स दिख रहे हैं, ये बता रहा है कि प्रॉपर होमवर्क नहीं हुआ, कंसल्टेशन नहीं हुआ सर? नहीं, देखिए, मेरा ऐसा मानना है, जब ये शुरू में प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया फरवरी के बजट में, जब लोगों ने सवाल पूछे तो वित्त मंत्रालय से कुछ क्लैरिफिकेशन आए थे। उन्होंने उस समय ये कहा था कि हम ये मानते हैं कि बहुत सारा पैसा एलआरएस में जाता है और वो अकाउंटेड फॉर नहीं होता है, और हम ये मानते हैं नॉर्मल टैक्स इनकम पे 20% होना चाहिए, तो हमने 20% कर दिया। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन अपने आप में मेरे हिसाब से कंसेप्चुअली गलत है, क्योंकि एलआरएस का पैसा जब ऑफिशियली ऑथोराइज डीलर यानी बैंक के थ्रू ही जाता है, आप बैंक में पैसा जमा हो बैंक में होता है। अब ये मान के चला जाए कि सरकार की ये माने कि जो लोग पैसे एलआरएस में भेजते हैं और बैंक में पैसे जमा कराते हैं वो नंबर 2 के हैं या अनअकाउंटेड हैं, वो मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा। इसका मतलब तो इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट के मैकेनिज्म इतने पुअर हैं कि सरकार के पैसे जो बैंक में जमा होते हैं इसका कोई ट्रैक नहीं है।
अगर उसके बारे में जितना पैसा एलआरएस में जाता है वो ऑफिशियली सारा रिपोर्ट होता है, सारी ट्रांजैक्शन आती हैं। और इसीलिए मैंने कहा अगर आपको ये लगता है कि उस पैसे पे कोई ट्रैक रखने की ज़रूरत है तो नॉर्मली इससे 0.1% लगाते हैं। एक 194 क्यू का प्रोविज़न है इनकम टैक्स में कि भाई जब आप परचेज या सेल करते हैं तो उसके ऊपर आपको 1.1 लगना है, वो ट्रैक रखने के लिए आइडिया रखा जाता है। तो जैसे उस्वल साहब ने कहा कि ये मान के चलना कि एलआरएस का पैसा अनअकाउंटेड है, वो अपने आप में गलत है। एलआरएस का पैसा 100% मेरे हिसाब से ऑफिशियल जाता है और उसकी चेकिंग करने का साधन बहुत सिंपल है। बैंकों की रिटर्नें हैं, एआईआर इंफॉर्मेशन आती है, उसके अंदर इनकम टैक्स के पास सारी डिटेल आती है। आप उसको नोटिस देके पूछ सकते हैं कि आपने इतना पैसा एलआरएस में भेजा, इसका बैंक का सोर्स बताइए। आपको लगता है कि वो सोर्स ठीक नहीं है तो आप टेक्स्ट कर लीजिए। अब इसका देखिए नुकसान कितना होगा, प्रैक्टिकल वर्किंग देखिए। एक साधारण नागरिक जो सैलरी करता है, जिसकी 30-40 लाख रुपए सालाना सैलरी, उसने टैक्स दे दिया। अब वो बच्चों के लिए घुमाने बाहर जाना चाहता है, एलआरएस के पैसे की कुछ पेमेंट करता है, आप कहिए 20% और दे दीजिए। अब फंड फ्लो कहाँ से आएगा? आप लंदन घूमने जाना चाह रहे हैं, आपने बजट बनाया 6 लाख रुपये, 8 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का बच्चों के साथ में, पता लगा 20% दे दीजिए और सरकार का ये कहना है कि सब जमा कराया, हम आपको रिफंड कर देंगे। तो आपका 1 साल के लिए तो कम से कम मिनिमम पैसा ब्लॉक हो गया। मैं रिटर्न भरूंगा, मैं क्लेम करूंगा, आप मुझे देंगे, आपने भी अपना प्रोसेस बढ़ा लिया। तो कोई मुझे ऐसा औचित्य लॉजिक नज़र नहीं आया कि कोई भी सरकार का व्यक्ति इस बारे में जवाब दे पाए कि भाई ये 20% का रेट एलआरएस पे क्यों होना चाहिए। मुझे इसके बारे में कोई कंसेप्चुअली कोई ऐसा सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया। एब्सोल्युटली सर, ये 20% की बात ही। और जो अभी सर बता रहे थे कि टूर पैकेजेस पे 5%, अब उस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि ये 5% भी क्यों है। जितने भी टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि इसको घटा के आप 2.5% क्यों नहीं कर देते, बड़े पुरानी उनकी डिमांड है। ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो एक संदेश जो है वो ठीक नहीं जा रहा है, शायद डिस्करेज हो रहे हैं। तो फॉरेन टूर से टीसीएस की टेंशन तो दूर हुई है, लेकिन अब ये एलआरएस पर 20% का जो मामला है अब ये वापस सतह पर आ गया है। इसके अलावा टूर पैकेजेस में जो 5% का मसला है वो भी सतह पर आ गया है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमारे खर्चे पर टैक्स आप क्यों ले रहे हैं, इसको पूरी तरह से क्या हटाया जाना अब जरूरी हो गया है। इस पर बातचीत हम कर रहे हैं। ओसवाल सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, प्लीज। देखिए, इस साल का बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट हुआ और उसके बाद जनरली बजट की प्रोसेस क्या है, ये बजट डिस्कशन में आता है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट उसमें कुछ सुझाव करती है, लोगों ने भी सुझाव दिए, उसका कंसिडरेशन होके फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री अपना प्रेजेंटेशन वापस बजट के कुछ प्रपोजल प्रावधान को चेंज करता है और फाइनली बजट अप्रूव होता है। इस समय अपोजिशन ने बॉयकॉट किया था, उसके कारण बजट पे कोई चर्चा हुई नहीं पार्लियामेंट में। जो बजट जिस ढंग से पास किया, ड्राफ्ट किया गया, वो ऐसे कैसे पास कर दिया, उसके कारण ये सब हॉलोज हुए हैं। अब इस चीज में जिस आदमी ने बजट को ड्राफ्ट किया था उसमें विजन होनी चाहिए। आदमी को पहले ही सोचना चाहिए कि इस तरह से वाहियात प्रपोजल्स यदि गवर्नमेंट बजट में ड्राफ्ट करती है और उस पर पार्लियामेंट हो सके, कोई प्रावधान के कोई कारण डिस्कशन नहीं हो पाए तो वो लॉ बन जाएगा और बन गया। इस समय एग्जाम्पल एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। तो ऐसे जिस आदमी ने ये बजट ड्राफ्ट किया उसको जवाबदेही होना चाहिए, गवर्नमेंट को उसको पूछना चाहिए ऐसे प्रोविजन आपने क्यों ड्राफ्ट किए। हो सकता है उसको कुछ समझदारी आवे और अगले टाइम वो केयर करे। एब्सोल्युटली सर। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जवाबदेही होनी चाहिए। दूसरा देखिए, एक आम आदमी कितना परेशान हो रहा है, इसका आप छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अब लोग बुकिंग करने से पहले, इंटरनेशनल ट्रैवल पर जाने से पहले, अब वो किस किस तरह के हथकंडे अपनाने पर मजबूर हुए हैं। अब पहला जो हमारे टूर ऑपरेटर्स कह रहे हैं कि साहब वो हमसे टूर पैकेज क्यों लेंगे, अब वो विदेशी वेबसाइट्स के पास जाएंगे, वहां से लेंगे कि अगर उनको इससे बचना है तो बुकिंग थ्रू इंटरनेशनल ट्रैवल वेबसाइट एक नजर आता है उनको। दूसरा, जो इंडियन रुपीज में पेमेंट, फॉरेन वेबसाइट्स पे भी इंडियन रुपीज में पेमेंट्स का आया, अब उसके लिए भी लोग ढूंढ रहे हैं कि इसमें भी कुछ जुगाड़ कर दिया जाए। और स्प्लिट ट्रांजैक्शन और मल्टीपल कार्ड्स का तो सर ने भी बताया कि उसका क्या होगा, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि सरकार कैसे करेगी। बैंक भी बड़े परेशान थे कि हम पता कैसे करेंगे, तो बैंक वाले अलग परेशान हुए। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड है, मैं पढ़ रहा था इसमें, अब लोग ये कहना शुरू हो गए थे अपने जो विदेशी रिलेटिव्स हैं कि आप हमारा टूर एंड ट्रैवल का पैकेज ले लो, हम आपके खाते में यहां से पैसा डाल देंगे। तो छोटे से बदलाव के कारण एक आम आदमी जो विदेश जाकर घूमना चाहता है कितना परेशान हो रहा है।
ये एक पता नहीं सरकार में बैठे हुए लोगों को समझ में क्यों नहीं आया। वेद जैन सर, अब इसको कंप्लीट नए तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए सर। अब देखिए, मैंने यही कहा, जैसे टीपी ओडसाल साहब कह रहे हैं कि देखिए, जब नया कोई प्रोविजन आता है उसका कोई रीजनिंग होनी चाहिए, उसका कोई बेसिस होना चाहिए। अभी भी जो अमेंडमेंट है उसके बारे में आप देखिए, टूर पैकेज पे कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, यानी कि टूर पैकेज पे 5% 7 लाख रुपए तक लगेगा और उसके बाद 20% लग जाएगा। अब इसका बचने का तरीका क्या है? इमीडिएटली एडवाइज होगी आप ट्रैवल टिकट एयरलाइन से डायरेक्ट खरीद लीजिए, या ट्रैवल एजेंट को कहिए टिकट मुझे अलग दे दीजिए, होटल की बुकिंग अलग कराएंगे, तो आप पैकेट ब्रेक करेंगे तो आप इसको बार वापस करेंगे। सवाल जो मेन जो क्वेश्चन है, जब एक आप टैक्स का प्रोविजन बनाते हैं, इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम, तो आप इनकम को टैक्स करेंगे। इसमें आपने क्या किया कि भाई जो आप इनकम करने के बाद खर्चा कर रहे हैं उस पर 20% दे दीजिए, तो फंड फ्लो कहाँ से आएगा? वो 20% के पैसे एक्स्ट्रा आएंगे कहाँ से? सही बात है। अब सरकार का ये कहना है, जिसने भी ये प्रोविजन बनाया कि भाई अब आप जमा हो जाएगा, आपको इसमें क्रेडिट मिलेगा, रिटर्न में रिफंड ले लीजिए। ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन 20% का एक्स्ट्रा फंड फ्लो आएगा कहाँ से? वो पैसा अगर आपके पास नहीं, पैसे नहीं तो कैसे खर्चा वो करेंगे? तो ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है। और इसमें देखिए क्या होगा जब आपने इस तरह से डिफरेंट स्कीम बनाई कि अब अभी भी जो नया प्रोविजन में बना दिया कि 7 लाख रुपए तक का तो एलआरएस के ऊपर कोई टीडीएस नहीं लगेगा और टूर पैकेज पे कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, तो अब वर्चुअली क्या होगा कि टूर पैकेज वालों के लिए, जो आज की डेट में जितने भी लोग टूर पैकेज लेते हैं वो लेते हैं, उनको एक नया बिजनेस मॉडल डेवलप करना पड़ेगा और ये टूर पैकेज का, इंटरनेशनल टूर पैकेज का जो स्ट्रक्चर है वो डेमोलिश हो जाएगा बिल्कुल। अब कोई बाहर की, जो कोई भी ट्रैवल एजेंट इंडिया में आपको ये नहीं कह सकता कि भाई आपको यूरोप घुमा देंगे और हम आपसे टोटली 10 लाख रुपए लेंगे या 8 लाख रुपए लेंगे, उसमें आपका होटल भी आ गया, ट्रैवल भी आ गया और आपका एयर टिकट भी आ गया। क्योंकि अगर ऐसा करता है तो इमीडिएटली वो टीसीएस के प्रोविजन वॉक इन कर जाएंगे इमीडिएटली। 5% लगेगा 7 लाख, तो उसके बाद 20% लगना शुरू हो जाएगा। तो वो उसके लिए जो आपने बिल्कुल ठीक बात कही, हमें टैक्स लगना चाहिए, टैक्स की चोरी रोकनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई नंबर 2 की पेमेंट करता है तो उसको जरूर पकड़ना चाहिए, लेकिन ट्रेल रखने के साधन और बहुत सारे हैं। 1%, 0.1% कुछ लगा के आप वर्कआउट करते ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाए। इवन अदरवाइज बैंकों को इंस्ट्रक्शन है, बैंकों को एआईआर में कह लीजिए जिसने भी एलआरएस में पैसा भेजा उसकी रिटर्न बैंक भरेगा और इमीडिएटली आपके पास डिटेल आ जाएगी। और बैंक अकाउंट आज की डेट में बिना पैन और आधार के खुल नहीं सकता आपका, तो आपको सारा आइडेंटिटी आपके पता लगेगी किस व्यक्ति ने कितना पैसा भेजा है और आप उसको रिटर्न से मैच कर सकते हैं। और ये बताता है आपका इतना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है आधार, और ये पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शंस का जो आपने ताना बाना बनाया है, इसकी तो पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, इतना शानदार आपने ताना बाना बनाया है। तो ये ऐसा लगता है कि आपको ये तो खुद पर इतना विश्वास नहीं रहा। ओसवाल सर, ये क्या है, इतना आप इतनी तारीफ कर रहे हो, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट ने ड्राफ्ट किया है बजट, उसको विश्वास नहीं है, इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, इसके लिए ऐसे वाहियात प्रोविजंस वो लेके आते हैं। मैं ये दूसरी बात मैं आपको एक बताता हूँ जी सर, यदि गवर्नमेंट ने एक रुपए कार्ड निकाला है, रुपए, वो कार्ड अभी विदेश में भी रुपए में चलेगा, पेमेंट आप रुपए में रुपीज में करोगे और यहाँ पे भी आपको रुपीज में देना है, तो वे फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। ये भी एक क्लैरिफिकेशन करना जरूरी है। यदि उस पर भी एलआरएस जैसे टीसीएस लगेगा या नहीं लगेगा, हमारे हिसाब से नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये इश्यू है, गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। एक तरफ हम लोग प्रमोट कर रहे हैं रुपए कार्ड को और दूसरी तरफ हम टीसीएस लगा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, रुपए कार्ड को प्रमोट कर रहे हैं फिर टीसीएस लगा दिया। अभी कुछ दिनों पहले मिनिस्टर की तरफ से आया था कि हमने तो भाई जगह जगह पासपोर्ट ऑफिस खुलवा दिए, पासपोर्ट रिन्यूअल आसान हो गया, विदेश जाना बहुत इजी कर दिया हमने, और दूसरा आप जो है विदेश जाने को इतना प्रॉब्लमेटिक बना रहे हैं आम लोगों के लिए। तो ये विरोधाभास लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, यही समझ में आ रहा है। और उन लोगों में सारे तंत्र शामिल है, इंडिविजुअल्स तो शामिल हैं, आपके बैंक्सों को पसंद नहीं आया ये, आपके इंडस्ट्री बॉडीज को समझ में नहीं आ रहा है ये, आपके टूर ऑपरेटर्स को प्रॉब्लम में आ रही है, आपके जितने टैक्स एक्सपर्ट है, आपने सुन लिया यहां पर देश के 2 चोटी के टैक्स एक्सपर्ट हमारे सामने हैं, इतने प्रॉब्लम्स दोनों ने गिना दिए। तो ये किसी को भी प्रॉब्लम समझ में आ नहीं रहा है, और अगर जब तक सरकार ने इसको पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं किया, मुझे लगता है तब तक ये नाराजगी बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त निकाला। ओसवाल सर, थैंक यू सो मच। वेद जैन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।